ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं एनएक्स। ठीक है, तो एनएक्स में हम कैड भी करेंगे, कैम भी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। आज हमारा फर्स्ट डे है, तो हम समझना यही चाह रहे हैं कि एनएक्स का एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम समझना चाह रहे हैं कि एनएक्स को स्टार्ट कैसे करेंगे, उसका एनवायरनमेंट क्या है, रूल्स क्या होते हैं, पहली ड्राइंग कैसे बनानी है ना, नियरेस्ट व्यू। ये सारी चीजें आज हम स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि एनएक्स के अंदर हम ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफी आसानी से समझ में आ जाएगी सारी चीजें अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो सबसे पहले हम इसको बंद कर देते हैं फाइलों को। यहाँ पे विंडो में ऑप्शन होती है, यहाँ पे फाइल, क्लोज ऑल पार्ट। ठीक है, तो जो कुछ भी खुला होगा वो सब कुछ जो है बंद हो जाए। एनएक्स में एक बड़ी अच्छी खासियत होती है कि यहाँ पे ना हिस्ट्री आ रही है। ठीक है, कि आपने आज क्या किया, यस्टरडे में क्या किया, पास्ट वीक में क्या किया, 3 वीक में कौन कौन सी फाइल आपने खोली, तो सबकी हिस्ट्री जो है वो आ रही है। तो जैसे मुझे ये पार्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उस पार्ट को ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो किसी भी फाइल को अगर ओपन करना है तो फाइल में जाओ, यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी आपकी फाइल पड़ी होगी वहां से मैं पार्ट को ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो जस्ट जैसे ब्राउज करते हैं वैसे ब्राउज भी कर सकते हैं, प्लस हम हिस्ट्री में से भी ले सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं किसी भी फाइल को ओपन करने के। ठीक है, अब एनएक्स के दो पार्ट होते हैं, एक कैड होता है और एक कैम होता है। तो एप्लीकेशन में जाएंगे, अगर हम यहाँ से मॉडलिंग कर देंगे तो ये हमारा ड्राइंग वाला पार्ट खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा मॉडलिंग कर सकता हूँ मैं। और अगर मैं यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कर देता हूँ तो कैम वाला पार्ट खुल जाता है। ठीक है, तो यानी कि एनएक्स के लिए दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर कैड भी है और कैम भी। ठीक है, जैसे सॉलिडवर्क्स है, सॉलिडवर्क्स में कैड अलग है, कैम अलग है, दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर है। इसमें हमारे पास एनएक्स के अंदर ही कैड भी है, कैम भी है। ठीक है, जब हम कैम करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ जाती है, जब हम कैड कर देते हैं तो वो ऑप्शन जो है चली जाती है। बस इतना ही फर्क है। ठीक है, जितनी भी हम फाइलें खोलेंगे सारी यहाँ पे नजर आएंगी एट द टाइम, जितनी भी खोल रखी है। ठीक है, यहाँ से विंडो से भी नजर आएंगी। यहाँ पे विंडो पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी फाइलें खुली होंगी सारी हमारे को नजर आएंगी। मैंने अभी दिखाया कि फाइल में जाके मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ, है ना। तो चाहे ओपन करना है, चाहे नई फाइल खोलनी है, चाहे क्लोज करना है, तो हम न्यू फाइल में जाके ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, नो कर देते, तो हमने सारी फाइलों को बंद कर दिया। जैसे ही मैंने ओपन किया वो देखो हिस्ट्री में आ गई। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का सिंबल है, तो यहां से मैं ले सकता हूँ। अगर मुझे नई फाइल खोलनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू फाइल करूंगा और यहाँ से आपको मॉडलिंग करनी है, आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, क्या काम करना है उसके हिसाब से फाइल खोल सकते हैं। असेंबली करनी है, शीट मेटल में जाना है, रफिंग करनी है, री रफिंग करनी है, सब कुछ किया जा सकता है। एनएक्स में मोस्टली हम जो मॉड्यूल होते हैं जो हम सिखाते हैं वो ये सारे मॉड्यूल हैं। सबसे पहले स्केच होता है,
देन कर्व होता है, उसके बाद पार्ट मॉडलिंग होता है, उसके बाद शीट मेटल होता है, फिर सरफेसिंग होता है, सिंक्रोनस मॉडलिंग, असेंबली। असेंबली के अंदर आगे दो पार्ट होते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। उसके बाद ड्राफ्टिंग होता है, मोल्ड विजार्ड होता है, और कुछ और विजार्ड भी है। ठीक है, तो ये मेन कैड का पार्ट है। ठीक है, ये कैड का पोर्शन है। जब कैम करेंगे तो कैम की भी चीजें देखेंगे कि कैम में क्या क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम कैड कर रहे हैं, तो हम यही समझना चाह रहे थे कि इसमें मॉड्यूल कौन कौन से हैं, तो वो हम देख सकते हैं। जब भी मुझे न्यू फाइल खोलनी है तो मैं यहाँ मॉडल पे क्लिक करूंगा। उसको यूनिट पहले ही बताने पड़ेंगे कि इंचेस में काम करना है या एमएम में काम करना है। उसको ये भी बताना पड़ेगा कि असेंबली में काम करना है या मॉडल में काम करना है। उसको फाइल का नाम भी बताना पड़ेगा कि मेरी फाइल का नाम क्या है, और कहाँ पे मुझे इस फाइल को सेव करना है वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी हम एक अच्छी सी जगह चूज करके अपनी फाइलों को उस फोल्डर में रख सकते हैं। इसको बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी, भी किस डायरेक्टरी में मैं काम कर रहा हूँ। जब फाइल नहीं बना रहे हैं उसी टाइम हमारे को बताना पड़ेगा कि कहाँ पे सेव करनी है। ठीक है, बाद में नहीं हम पाथ देख पाएंगे। तो इसको ओके करेंगे तो हमारी जो है नई फाइल जो है खुल जाएगी। अभी हमने फाइल का नाम रखा D1, तो D1 लिखा हुआ आ गया। NX की जो भी फाइल होगी वो .prt होगी। ठीक है, सॉलिड वर्क्स की SLDPRT होती है, एक्सेल की .xls होती है, और NX की जो होती है वो .prt होती है। ठीक है, तो ये हमारे को याद रखना पड़ेगा कि NX की एक्सटेंशन क्या होती है। जब भी हम NX खोलते हैं तो हमारे को ये पार्ट नेविगेटर में जाना है। ये असेंबली है, ये पार्ट है। ठीक है, तो हमारे को हमेशा पार्ट नेविगेटर में रहना है जब तक हम मॉडलिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे को पूरी हिस्ट्री नजर आती रहेगी, जो जो भी हम काम करते जाएंगे वो यहाँ पे हिस्ट्री बनती जाएगी। ठीक है, कुछ भी मॉडिफाई करना होगा तो हम बड़े आराम से मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं हिस्ट्री में से अगर मैं कोई भी पार्ट ओपन कर लेता हूँ, मान लो मैंने ये पार्ट ओपन कर लिया, तो ये जो पार्ट है, ये देखो यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, अब ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट। पार्ट नेविगेटर में जाऊंगा तो इसकी हिस्ट्री दिखाएगा कि ये कैसे कैसे बनाया गया। ठीक है ना, किसी को अगर नहीं आता तो यहाँ से बंद कर दो, और एक एक चीज ऑन करते जाओ। भाई पहले ये बना, फिर ये एक्सट्रूड हुआ, फिर इसमें फिलेट लगी, या है ना, जो जो चीज हम यहाँ पे हिस्ट्री देखते जाएंगे उसके हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि क्या कैसे बनाया गया। ठीक है ना? तो ये हिस्ट्री बड़े काम की आती है हमारी। कभी भी हम किसी भी चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर मैं अगर डबल क्लिक कर दूंगा तो उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, उसकी डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ। तो यानी कि पार्ट नेविगेटर का बहुत बड़ा रोल है, सब कुछ यही नजर आना है। ठीक है, अगर मुझे को इसको मैंने बताया कि अगर हमारे को अभी जैसे कैम के अंदर है ये, है ना, तो कैम की भी हिस्ट्री नजर आएगी। अगर मुझे वापस से मॉडल में जाना है तो मॉडलिंग पे क्लिक कर दो, मॉडलिंग में आ जाएगा। अगर मेरे को इसके डिफरेंट व्यू देखने हैं तो यहाँ पे व्यू है, टॉप व्यू देखना है, फ्रंट व्यू देखना है, साइड व्यू देखना है, कोई भी व्यू में यहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है, माउस का स्क्रॉल वाला बटन दबा के भी मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। स्क्रॉल वाले बटन को दबा के रखना है। तो मैं जो भी बटन दबा रहा हूँ देखो यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, अगर मैं जूम इन जूम आउट करता हूँ तो व्हील नजर आता है, अगर मैं लेफ्ट बटन दबाता हूँ तो लेफ्ट बटन लिखा आता है, राइट बटन दबाता हूँ तो राइट बटन आता है। स्क्रॉल मिडल क्लिक को दबा के रखता हूँ तो मिडल क्लिक आता है। ठीक है, तो मिडल क्लिक को दबा, माउस को दबा के हम इसको रोटेट कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ से मैं डिफरेंट शेड में देख सकता हूँ कि मुझे वायर फ्रेम में देखना है, मुझे शेडेड फॉर्म में देखना है, मुझे स्टूडियो फॉर्म में देखना है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी देखने का आसान हो वहां पे देखा जा सकता है। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है पर्सपेक्टिव व्यू। इस वक्त पर्सपेक्टिव व्यू ऑन है, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये सीधा हो जाता है, पर अगर पर्सपेक्टिव व्यू ऑन कर दो तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सा नजर आता है। ठीक है, मेरे को पर्सनली इसको बंद रखना ही पसंद है, तो इसको बंद ही रखो। ठीक है, तो यहाँ से हम शेड चेंज करके देख सकते हैं, शेडेड विद एज कर लो, सबसे बढ़िया होता है। किसी भी चीज को हाइड करना है तो इस पे क्लिक करके मैं यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। इस पे क्लिक करो, ये हाइड का बटन है, तो हाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम किसी भी चीज की हम पर्टिकुलर, ये जो आंख सी बनी हुई है इसको बंद कर सकते हैं। सिलेक्ट करो, यहाँ से हाइड करो। वापस लेके आनी है तो यहाँ से हाइड अनहाइड की जगह शो। ठीक है, तो जिस चीज को शो करना है उसको सेलेक्ट करेंगे तो दिखने लग जाएगा। सॉलिड बॉडी को सिलेक्ट करके यहाँ से हाइड कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, वापस लेके आना है, शो करो, इसको सिलेक्ट करो और ओके कर लो। ठीक है, एक इसमें शॉर्टकट की होती है F8। F8 से क्या होता है, नियरेस्ट व्यू में चला जाता है। जैसे ये ऐसे पड़ा है तो साइड व्यू में चला जाएगा, ऐसे पड़ा है तो इधर वाले व्यू में चला जाएगा, ऐसे पड़ा है तो ये टॉप व्यू में आ जाएगा। तो ये नियरेस्ट व्यू में चला जाता है जैसे ही मैं F8 प्रेस करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन होती है रोल्स की। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारी कमांडें नजर आ रही हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी कमांडें नजर आ रही हैं, है ना, यहाँ पे भी बहुत सारी कमांडें। पर अगर मैं यहाँ से रोल में कर दूं असेंशियल, तो सिर्फ जितनी जरूरत की कमांडें हैं सिर्फ वही नजर आएंगी, बाकी की चीजें बंद हो जाएंगी। तो कमांडें देखो थोड़ी होगी, यहाँ पे भी कमांडें थोड़ी होगी। तो हम अगर रोल में एडवांस कर देंगे तो सारी कमांडें हमारे को नजर आने लग जाएंगी, सारी तो नहीं पर मोस्टली कमांडें हमारे को नजर आने लग जाएंगी। अभी भी कुछ कमांडें ऐसी हैं जो हाइड है। ठीक है, एनएक्स में बहुत सारी कमांडें होती हैं, तो ये रोल्स है। अगर आपका लैपटॉप जो है वो टच स्क्रीन वाला है तो यहाँ से टच पैनल भी ऑन कर सकता हूँ। अगर हाई रेजोल्यूशन वाला है तो हाई रेजोल्यूशन भी कर सकता हूँ। ठीक, मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे अभी लैपटॉप में ये कुछ कमांडें एक्स्ट्रा नजर आ रही हैं, इसको बोलते हैं जीसी टूल किट। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी कमांडें जीसी टूल किट की। मोस्टली जो भी लोग इंस्टॉल करते हैं उनके कंप्यूटर में नहीं नजर आती, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाना पड़ता है। ठीक है, वो आगे जाके हम सीखेंगे, जब हमारे को गेयर डिजाइन करना होगा तब हम सीखेंगे कि एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे बनता है। ठीक है, सारी कमांडें आ रही, एनएक्स में जितनी भी कमांड्स हैं वो हमारे को यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ सरफेसिंग में है, कुछ चीजें कर्व में है, कुछ चीजें एनालिसिस में है। इसके साथ साथ मीनू में जाएंगे तो यहाँ पे भी हमारे को सारी कमांडें नजर आएंगी। ठीक है, तो जो कमांडें यहाँ नजर आ रही हैं वो हम मीनू से भी ले सकते हैं। ठीक, तो सारी डिफाइन की हुई हैं। चाहे यहां से ले लो चाहे मीनू से ले लो, दोनों एक ही बात है। क्योंकि एनएक्स में बहुत सारी कमांडें हैं तो कमांडों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये कहाँ पड़ी है कौन सी। पर अगर मेरे को यहाँ पे देखो कमांड फाइंडर है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ड्राफ्ट और एंटर कर दूं तो ड्राफ्ट से रिलेटेड जितनी भी कमांडें हैं
सब हमारे को यहाँ पे नजर आने लगे। और जैसे ही मैं इसको कर्सर लेके जाऊंगा तो वो हमारे को जगह भी दिखाएगा कि कहाँ पड़ी हुई है। ठीक। ऐसे ही मैं ड्राफ्ट की जगह कोई और कमांड लिख दूं, जैसे शेल लिख देता हूँ। तो जो भी कमांड लिख देंगे उसके रिलेटेड सारी ऑप्शनें जो हैं नजर आने लग जाएंगी। ठीक। तो यानी कमांड फाइंडर बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको कमांड का नाम पता है तो आप बड़े आराम से उस कमांड को ढूंढ सकते हो। ठीक है। तो नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, कहाँ पड़ी हुई है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो निकाल के दे देगा। आई बस समझ। जैसे ऑटो कैड में पॉइंट होते हैं, ब्लिंक करते हैं, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, वैसे ही यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट स्नैप है। इसमें जो चीज ऑन कर देंगे वो चीज ब्लिंक होगी, जो चीज बंद कर देंगे वो चीज ब्लिंक नहीं होगी। इसको मैं बंद कर दूंगा तो बंद हो जाएगा। ये हमने नई फाइल खोली थी D1 वाली। किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करना है तो हमारे पास कोई जगह होनी चाहिए जहां पे मैं काम करना चाहता हूँ। तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट तीन प्लेन है, फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन है, राइट प्लेन। इन तीनों पे मैं काम कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, WCS, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम, डेटम का मतलब होता है कि हम किसी, कोई ऐसी बेस है वो एक तरीके से। ठीक है। यहाँ पे देखो ये डेटम प्लेन होता है, डेटम एक्सिस होता है, डेटम, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डेटम ही है। यानी कि ये एक ब्रह्मांड है जिसमें तीन प्लेन है जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है। और ये ब्रह्मांड का ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है। तो मान लो मुझे एक स्केच बनाना है, तो स्केच बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में से एक प्लेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो स्केच कमांड लेंगे और इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। जिस प्लेन को मैं सिलेक्ट कर दूंगा, ये ब्लू वाले पे क्लिक करना है। ठीक है। और ओके कर दूंगा तो वो प्लेन जो है मेरे सामने आ जाएगा। वो प्लेन सामने आ गया और देखो यहाँ पे एक स्केच की कमांड भी खुल गई। ठीक। ये जो सिंबल नजर आ रहा है इसको बोलते हैं फिनिश स्केच। यानी अगर अभी मैं स्केच के अंदर जा चुका हूं, अगर मुझे स्केच से बाहर आना है तो मुझे पहले फिनिश स्केच करना पड़ेगा। तो स्केच बनाने के लिए कमांडें जो है वो हमारे को यहाँ पे नजर आ रही है कर्व के अंदर। ये देखो ये भी फिनिश स्केच लिखा हुआ, यहां से भी मैं बाहर जा सकता। तो बाहर जाने का मतलब क्या है कि मैंने मान लो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है। रेक्टेंगल बना के उसकी डायमेंशन आ गई। अब मेरा रेक्टेंगल बन गया तो मैं यहाँ से फिनिश कर सकता। जब मैंने फिनिश कर दिया तो मैं इसकी डायमेंशन मुझे नजर नहीं है। अगर मैं इसके डबल क्लिक करता हूँ तो दोबारा स्केच के अंदर चले गए हम। तो अब मुझे को यहाँ पे डायमेंशन जो है नजर आ रही है। कभी भी किसी भी डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। मुझे 200 चाहिए तो ये 200 हो जाएगा। ये मुझे 100 चाहिए तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है। जब भी हम कोई रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये हमारे पास तीन तरीके के रेक्टेंगल आ रहे हैं, ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है। ठीक है। मैंने कहा जी ऐसा चाहिए, तो इसके लिए दो पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट।
तो जैसे ही मैं बनाऊंगा डायमेंशन अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, ये डायमेंशन फिक्की है, ये डायमेंशन, और ये डायमेंशन लाइट है, ये डार्क है। ये वीक डायमेंशन है, ये स्ट्रॉन्ग डायमेंशन है। ये ऐसे भी कह सकते हैं ये जो डायमेंशन है ये ऑटो डायमेंशन है, हमने नहीं दी, अपने आप आ गई। तो किसी भी ऑटो डायमेंशन को मैं डबल क्लिक करके उसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, डबल क्लिक करो, वैल्यू चेंज कर दो। ठीक है, डायमेंशन को पकड़ के मैं इसको कहीं पे भी रख सकता हूँ सही जगह पे। ठीक, फिनिश कर देंगे तो स्केच से बाहर आ जाएगा, डायमेंशन दिखनी बंद हो जाएगी। डबल क्लिक कर देंगे तो स्केच के अंदर चला जाएगा, एडिट स्केच होने लगेगा। यहाँ पे डायमेंशन का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, P0, P1, P2, P3। तो डायमेंशन देते हुए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया 180 प्लस 20। तो इसने कैलकुलेट करके 200 बना दी। या मैं और लिख दूं -30 प्लस 45। ठीक है, तो वो अपने आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छी बात ये है एनएक्स की, बाकी सॉफ्टवेयर में ऐसा कभी भी नहीं होता कि प्लस तो कर देते हैं सारे सॉफ्टवेयर, पर ये याद नहीं रखते कि हमने क्या प्लस किया था क्या माइनस किया था, ये याद रखता है एनएक्स। ठीक है, तो यही एनएक्स की खासियत है कि ये इस चीज को भी याद रखता है कि हमने प्लस माइनस क्या किया। ठीक है, तो ये हमारे को ड्राइंग बनाते हुए बहुत हेल्प करता है। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, जैसे ये है P1, ये है P0, ये है P2, ये है P3। तो मैंने इसको बोला कि ये जो डायमेंशन है ये हो जाए P1 के जितनी। एंटर। तो इसको पता है P1 क्या है, तो वो P1 के जितनी होगी। अब कल को इसको मैं अगर चेंज करूंगा तो वो भी डायमेंशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इन दोनों डायमेंशनों का आपस में रिलेशन लग गया। या मैं ऐसे भी लिख सकता था भाई P1 डिवाइड बाय 2, यानी कि अगर वो 100 है तो वो 50 हो जाए। ठीक है, तो अब अगर ये 100 होगी, ये 200 है, इसको 100 कर दो, तो ये 100 हो गई तो ये भी 100 हो गई, ये 100 हो गई तो ये 50 हो गई। तो सारी डायमेंशनों में आपस में हम रिलेशन दे सकते हैं। ठीक, कोई भी दो डायमेंशनें होंगी उनके बीच में रिलेशन लगाया जा सकता है। किसी भी चीज को डिलीट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन होती है क्विक ट्रिम। क्विक ट्रिम कमांड लेके जिस जिस चीज के ऊपर मैं क्लिक करता जाऊंगा वो डिलीट होती जाएगी। ठीक, कुछ भी बनाना है बना सकते हैं। मैंने जैसे सेंटर वाला ले लिया, तो सेंटर पॉइंट बताओ, एक्स में बताओ, वाई में बताओ। डायमेंशनें आ गई, इनको बोलते हैं ऑटो डायमेंशन। यहाँ पे लिखा है स्केच इज फुली कंस्ट्रेन विद 2 ऑटो डायमेंशन। यानी कि हमारा स्केच जो है बिल्कुल सही बना हुआ है, पर उसमें 2 ऑटो डायमेंशनें हैं जो हमने नहीं दी, कंप्यूटर ने अपने आप दी। तो अगर कोई ड्राइंग में ऑटो डायमेंशन है तो हमारी ड्राइंग गलत है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो अपनी मर्जी करे, हम अपनी मर्जी से वैल्यू देना चाहते हैं। ठीक है, तो डबल क्लिक करो, चेंज करो। तो जैसे ही मैं ऑटो डायमेंशन को मॉडिफाई कर देता हूँ तो वो ऑटो खत्म हो गया, यहाँ पे लिखा आ गया स्केच इज फुली कंस्ट्रेन।
ठीक। हमेशा जो डायमेंशन होगी, मान लो ये रेक्टेंगल नहीं है मेरे पास और मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, हमेशा जो डायमेंशन है वो ओरिजिन पॉइंट से बतानी पड़ेगी कि ओरिजिन से वो कितनी दूर है। ठीक है, हमेशा ओरिजिन पॉइंट से पता होगा कितनी दूर है, तभी बात बनेगी। ठीक है, इसको डबल क्लिक करो और इसको डायमेंशन दे दो 300। इस पर डबल क्लिक करो, इसको डायमेंशन दे दो 250। इसको डबल क्लिक करो, इसको डायमेंशन दे दो P0/2। तो ये 300 है, तो ये 150 का होगा। ठीक, हमेशा नीचे फुली डिफाइंड लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक, मान लो मैंने एक रेक्टेंगल ऐसे बनाया, ठीक है, इसकी कुछ भी डायमेंशन हो सकती है, इसकी कुछ भी डायमेंशन हो सकती है। 1100 कर देता हूँ, इसको भी, इसको 1200 कर देता, थोड़ा सा डिफरेंट देखने में लगे। कोई जरूरी नहीं है डायमेंशन ओरिजिन से ही देनी है, हम जो चीज ऑलरेडी फुली डिफाइंड है उससे भी डायमेंशन दे सकते हैं। ठीक है, तो डबल क्लिक करो, डायमेंशन चेंज करो। मान लो मुझे ये 200 डायमेंशन नहीं चाहिए, मुझे डायमेंशन चाहिए यहां से यहां तक, तो ये रैपिड डायमेंशन की कमांड है, यहां से यहां तक डायमेंशन खुद दे देंगे। तो जैसे ही हमने डायमेंशन दी वो रैपिड अपने आप वाली ऑटो डायमेंशन जो है वो गायब हो गई। ठीक है, क्योंकि एनएक्स को समझ में आता है कि वो डायमेंशन हमने नहीं दी है, हमने जो डायमेंशन दी है वो ज्यादा ताकतवर है, ना कि कंप्यूटर ने जो डायमेंशन दी है वो ताकत। ठीक है, तो अगर हम खुद से डायमेंशन देंगे तो कंप्यूटर ने जो अपने आप डायमेंशन दे रखी हैं ऑटो डायमेंशन, वो गायब होते हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में, कि मैं जब भी कोई चीज बनाता हूं तो ऑटो डायमेंशन अपने आप आ जाती हैं। अगर तुम्हारे को वही डायमेंशन चाहिए तब तो ठीक है, नहीं तो आप अपने दिल से डायमेंशन दे दो, तो वो अपने आप वो वाली ऑटो डायमेंशनों को डिलीट कर देगा। ठीक है, अब मुझे क्यों कहता है कि जी मुझे ये डायमेंशन नहीं चाहिए, मुझे तो सेंटर टू सेंटर डायमेंशन चाहिए, तो जैसे ही मैं सेंटर टू सेंटर डायमेंशन दूंगा वो ऑटो डायमेंशन अपने आप गायब हो जाएगी। ठीक है, और मेरा जो ड्राइंग है वो फुली डिफाइन भी हो जाएगा। है बस, जब मेरा स्केच बन जाए तो मैं यहाँ से फिनिश कर सकता हूँ। मुझे वापस स्केच के अंदर जाना है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर सकता हूँ और यहाँ पे भी डबल क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे यहां से अगर मैं फिनिश कर देता हूँ तो भी बाहर आ जाए, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, वापस अंदर चला। कुछ भी मॉडिफाई करना है कभी भी मॉडिफाई किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, जो भी चीज बनाएंगे उसकी डायमेंशन देनी जरूरी है। अब ये P1 है, ये P10 है, अगर मैं इसको डबल क्लिक करके P1 कर दूंगा तो इसका डाया भी उसके जितना ही हो जाएगा। अच्छा सॉरी, ये वाली डायमेंशन देनी थी, P2 करना था, सॉरी। डबल क्लिक करो, यहाँ से
मेक कांस्टेंट करो और यहाँ कर दो P2। तो उन दोनों का डायमीटर जो है सेम हो गया। इसको भी ऐसे ही करो, इस पर डबल क्लिक करो, P2। तो तीनों का सर्कलों का डायमीटर जो है सेम हो गया। ठीक है ना। अब इसको मॉडिफाई करेंगे तो बाकी की डायमेंशनें ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएंगी। ठीक है। अभी इसको डायमेंशन को मॉडिफाई क्यों नहीं कर सकते, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। 300 डिवाइड बाय 1.5 किया था ना, 2। अगर मैं इसको चेंज करूंगा, यानी कि इसको अगर मैं कर दूं 200, तो वो सारे सर्कल भी छोटे हो जाएंगे। ठीक है। तो किसी भी ड्राइंग को बनाने का एक तरीका क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम उसको फुली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे को क्या क्या समझ में आया वो देख लेते हैं। कि हमारे को समझ में आया कि स्टार्ट कैसे करना है। हमारे को समझ में आया कि एनवायरनमेंट में कमांडें हमारी कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं। हमें समझ में आया कि रोल का क्या फायदा है, कि थोड़ी कमांडें देखनी है या ज्यादा कमांडें देखनी है ना। ड्राइंग अभी हम बनाएंगे। हमारे को नियरेस्ट व्यू समझ में आया कि F8 दबाता हूं तो वो नियरेस्ट व्यू में चला जाता है ना। उसके बाद हमारे को यूनिट समझ में आया कि जब हम नई फाइल खोलेंगे तो उस टाइम हम यूनिट भी डिसाइड कर सकते हैं, डायरेक्टरी भी डिसाइड कर सकते हैं। पार्ट की एक्सटेंशन .prt होती है, वो भी हमारे को समझ में आया, है ना। रोल्स भी हमें समझ में आए। कमांड फाइंडर भी हमारे को समझ में आया कि कमांड फाइंडर को कैसे यूज करना है। ऑटो डायमेंशन ऑन ऑफ कैसे करनी है। अच्छा, एक और चीज छोटी सी देखो। जब मैं डायमेंशन दे रहा हूं, मेरे को नहीं पसंद आ रही ऑटो डायमेंशन, मैं चाहता हूं मैं खुद दूं डायमेंशन, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन होती है मोर के अंदर, कॉन्टिन्यूस ऑटो डायमेंशन। इसको अगर मैं बंद कर दूंगा तो अब ऑटो डायमेंशन जो है वो नहीं आएगी। ठीक है। तो मैं जो मेरा दिल कर रहा है मैं वही डायमेंशन दे सकता हूँ। ठीक है। पर एक और चीज ध्यान से देखो, जब डायमेंशन नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है ना, और मैं रैपिड डायमेंशन पे क्लिक करता हूं तो उसका रंग अलग आता है जिसकी डायमेंशन नहीं है। अब यहाँ पे फुली डिफाइन नहीं आ रहा, अब यहाँ लिखा रहा है 3 कंस्ट्रेंट नीडेड, है ना। तो जैसे ही अब, और ये रेड कलर के एरो क्या दिखा रहे हैं, ये एरो दिखा रहा है कि इसका डायमीटर बड़ा हो सकता है। ये एरो दिखा रहे हैं कि ये एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है। अगर मैं इसको डायमीटर वाली डायमेंशन दे दूंगा तो वो एरो गायब हो जाएगा और इसका रंग फिर बदल गया, ब्राउन हो गया। बार ब्राउन का मतलब ये है कि थोड़ी डायमेंशनें तुमने दे रखी हैं, थोड़ी डायमेंशनें तुमने नहीं दे रखी। तो जब तक इसकी डायमेंशनें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये ग्रीन कलर का नहीं होगा, अभी भी ब्राउन है। ये डायमेंशन दे देंगे तो अब ये ग्रीन होगा। ग्रीन का मतलब फुली कंस्ट्रेंट होगा। तो 3 रंग है, एक ब्लू है, एक ब्राउन है, एक ग्रीन। ब्लू इसका मतलब कोई भी डायमेंशन नहीं है, ब्राउन मतलब थोड़ी सी डायमेंशन है, और ग्रीन का मतलब है सारी डायमेंशन। ठीक है। तो दूर से देख के ही पता लग जाएगा कि कौन से की कितनी डायमेंशन रहती है, किसकी नहीं। पर वो कलर आएगा तभी जब हम रैपिड डायमेंशन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। अगर मैं इसमें से कोई भी डायमेंशन डिलीट कर देता हूं तो नीचे लिखा आ गया स्केच नीडेड 1 कंस्ट्रेंट। तो ऐसा काम नहीं करना। ठीक है। अंडू कर सकते हैं, अगर माफी मांगने का दिल करे तो अंडू कर लो। ठीक है। पर ज्यादा माफी मांगना भी दुख का कारण होता है। ठीक है। तो हमारे को समझ में आया कि ऑटो डायमेंशनों को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं, उसका यूज कैसे कर सकते हैं ना। एक है ऑप्शन है क्विक पिक। ये भी बड़े काम की कमांड है कि कोई चीज ऐसे जैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे सिलेक्ट करूं, तो कुछ नहीं, टेंशन। इसके ऊपर कर्सर लेके जाओ और थोड़ा सा इंतजार करो। हमारे को 3 डॉट नजर आ रही है, वो देखो।
जैसे 3 डॉट आएंगी तो उस पर क्लिक करेंगे तो क्विक पिक की विंडो आ जाएगी। ये विंडो क्या बता रही है कि आपको ये सिलेक्ट करना है, आपको ये सिलेक्ट करना है, आपको ये सिलेक्ट करना है, या आपको ये सिलेक्ट, इनमें से आपको क्या चीज सिलेक्ट करनी है। तो जिस चीज पे क्लिक कर देंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी, बाकी को छोड़ देंगे। क्विक पिक, भाई जल्दी से मुझे किसी चीज को पिक करना है ना, तो कमांड का नाम है क्विक पिक। कहीं पे भी जाएंगे, माउस को छोड़ दो, 3 डॉट आ जाएंगे, 3 सेकंड के बीच बीच में आ जाएंगी। और मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो दिखाएगा कि इतनी सारी चीजें हैं, ये सिलेक्ट कर सकते हो, ये मिड पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, ये एंड पॉइंट कर सकते हो, फिर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, क्या चीज चाहिए। ठीक है, तो इनमें से आपको जो भी चीज चाहिए हो वो पॉइंट पे क्लिक कर दो, वो पॉइंट सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, क्विक पिक समझ में आ गया। उसके बाद हमारे को फुली डायमेंशन, फुली डिफाइन करना भी आ गया। रैपिड डायमेंशन भी हमारे को समझ में आ गया, है ना। दो डायमेंशनों के बीच में रिलेशन कैसे देना है वो भी हमें समझ में आ गया। और फिनिश स्केच कैसे करना है वो भी हमारे को समझ में आया। ठीक है, इसमें हमने एक एक दो चीजें और देखी। और क्या देखी हमने, हिस्ट्री देखी। ठीक है ना, हिस्ट्री देखी ना, कि हमारे पास एनएक्स में हिस्ट्री होती है कि हमारे को कौन कौन से पार्ट हम हमारे पास अवेलेबल है ना। हिस्ट्री के बारे में पता लगा, पार्ट नेविगेटर के बारे में पता लगा। ठीक है, और हमारे को क्या पता लगा, और हमारे को एनएक्स में ये पता लगा कि हमारे को फिनिश स्केच कैसे करना है, एडिट स्केच कैसे करना है ना। डबल क्लिक करो। ठीक है, समझ आई बात। तो ये सारी चीजें आज हमने करनी है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करके देखेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम कैसे यूज कर सकते हैं एनएक्स को। ठीक है, तो आज ये हमारा डे 1 था। अभी हमारे को इसमें एक ड्राइंग जरूर बनानी है, तो वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बनाएंगे, ताकि हमारे को अच्छे से समझ में आए कि हम एक नई फाइल खोल के और उसको कैसे बना सकते हैं ना, स्केच कैसे बना सकते हैं। और स्केच हमारा फुली डिफाइन भी होना चाहिए, तो वो सारा कुछ हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो काफी चीजें समझ में आ गई है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करके देखना है। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिखना है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ मन में डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे। और डेली का डेली करेंगे तभी समझ में आएगा। कंप्लीट सीरीज बनाएंगे, कैड की भी कैम की भी। और उस नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ड्राइंग बनाएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, अगर नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक जरूर करना है। ठीक है, पर कुछ ना कुछ जरूर करना है, ताकि पता लगे भाई कितने लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, कितने लोगों को वीडियो नहीं पसंद आ रही। अपना नाम और अपनी कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।